हेलो नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थी, आज हम लोग जानेंगे ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ क्या होता है इसे समझेंगे। अगर आप ब्रीथ के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं तो बहुत ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्पेशली कक्षा 9th के लिए कक्षा 9th के लिए है। अगर आप इससे सेवक भी क्लास के हैं या इससे लोअर भी हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में भी हैं, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं जिस बुक का सहारा लिया हूँ ये आपको पढ़ाने के लिए, उस बुक का नाम है NCERT। ठीक है, NCERT क्लास 9। अगर आपके पास नोट्स है तो आप सामने नोट्स रखें, ये नहीं है तो आप ब्रीथ अध्याय को NCERT की जो किताब है उसको आप सामने रखें और इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ब्रीथ क्या होता है। देखिए, दुनिया में आपको बहुत सारा इस प्रकार का ब्रीथ दिखाई देता होगा। आपका साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया, बस का पहिया इस रूप में होता है। ऐसे जनरली बोला, चूड़ी इस रूप में होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। लेकिन इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, गणित में तो ऐसा होगा नहीं कि इसे ही ब्रीथ कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, चलिए समझते हैं। आपके सामने जो ये फ़ोन दिख रहा है, आप जिस पर मुझे आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, ऐसी आकृति को समतल आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल आकृति। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो आपका फ़ोन है, ये जो इस जहाँ ये रोटेट कर रहा है, ये उसे आप क्या बोलेंगे? समतल आकृति। तो कोई समतल आकृति में एक बिंदु ले लीजिए। बिंदु ले लिया यहाँ से, और इस बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारा बिंदु इस प्रकार से लेना है। इस प्रकार से यहाँ समान दूरी कहने का मतलब क्या है? इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ का भी दूरी, ये चारों तरफ का दूरी ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5-5 का होना चाहिए। तो बोल सकते हैं एक समतल में एक बिंदु से समान दूरी पर जब बहुत सारा बिंदु हो तो इससे जो आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि किसी समतल में एक एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इस बहुत सारा बिंदु है, इसके समूह से ही तो एक रेखा बना है। इसे ही आप क्या बोल सकते हो? वृत्त बोल सकते हो। फिर से एक बार समझ लो, एक बिंदु है और इसे समान दूरी पर इस प्रकार से बिंदुओं का समूह जो रहेगा उसे ही आप क्या कहोगे? वृत्त कहोगे। और ध्यान में रखिएगा कैसा आकृति होगा? समतल आकृति होगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो वृत्त आपको समझ में आया? एक समान दूरी से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर मौजूद या स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे, यानी सर्कल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सर्कल। वृत्त के कितने भाग होते हैं? देखिए, एक वृत्त मैंने यहाँ ड्रॉ किया सॉरी इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। इसके अंदर का जो भाग दिख रहा है आपको, इसके अंदर वाला भाग, ठीक है, इसके अंदर वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं। ठीक है, ये इसको इंटीरियर कहेंगे। इसके बाहर जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये भाग, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे विद्यार्थी बहिर्भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बहिर्भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर बोलते हैं। तो फिर से एक वृत्त है, इसके बाहर होगा एक्सटीरियर, इसके अंदर क्या होगा? इंटीरियर। और जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। तो वृत्त के कितने भाग हुए? 3 भाग, एक अंदर, एक बाहर और एक वृत्त। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा ब्राइटनेस गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ये तो समझ गए आप। चलिए इसका संकेत की बात करते हैं। जैसे आप त्रिभुज का संकेत ऐसे करते हो ना, ABC, लिखते हो कि ये त्रिभुज सिंबल बता रहे कि ABC एक त्रिभुज है। इस प्रकार से आप तो पढ़े ही होंगे। उसी प्रकार से वृत्त के भी कुछ सिंबल होते हैं। ठीक है, जैसे COR, ये बता रहा है कि ये C क्या बता रहा है कि एक सर्कल है, और O क्या बता रहा है यहाँ? वो आपका सेंटर दिखाता है, और R क्या बताता है? त्रिज्या बताता है। यानी कि वृत्त का संकेत COR इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सम
टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। हिंदी क्या होगा? वृत्त से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा या कुछ पद, परिभाषा छोड़िए, सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, ये भी कह सकते हो कि वृत्त से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आएगा कि वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त के भाग समझिए। मैं आपको समझा रहा हूँ जीवा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉर्ड कहते हैं, कोई कोई बच्चे इसको चॉर्ड पढ़ते हैं, कॉर्ड ही पढ़िएगा। ठीक है, ये वृत्त हो गया। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जीवा क्या होता है। जीवा ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये वृत्त हो गया। ये वृत्त एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ, इसे आप मिला दीजिए इस तरह से। एक और आप बिंदु ले लीजिए, यहाँ से इसे मिला दीजिए। एक और ले लीजिए, इसे मिला दीजिए। एक और ले लीजिए, इसे मिला दीजिए। इसमें कितना रेखा हो गया? 1 2 3 4। तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों रेखा जो आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रहा है। ये रेखा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जो रेखा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। जैसे आप नाम दे सकते हो कि ABCD, इस प्रकार से। तो जीवा क्या करता है? वृत्त किन्हीं दो बिंदुओं को से वृत्त किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाता है। ठीक है, यहाँ एक और बात आप समझ लीजिए। तो बताइए, इसे आप जीवा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो एक केंद्र हो गया वृत्त का, हो गया केंद्र। अगर जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो जीवा जीवा ही रहता है, साथ ही साथ उसका नाम व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थी? व्यास हो जाता है। याद रखिएगा कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उस जीवा का नाम क्या हो जाता है? व्यास। व्यास भी एक प्रकार का क्या है? जीवा ही है। याद ध्यान रखिएगा, व्यास भी एक प्रकार का क्या है? जीवा ही है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो उसका नाम व्यास है। और ध्यान में रखेंगे भी, सभी जीवाओं की लंबाई अलग अलग होती है। कोई भी जीवा एक समान लंबाई की नहीं हो सकती है। सभी जीवाओं की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। याद रखेंगे आप। ठीक है, इतना आप समझिए जीवा क्या होता है। तो जीवा क्या होगा कि वृत्त किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। आगे देखेंगे व्यास क्या होता है। व्यास यानी डायामीटर। ठीक है, देखिए कि व्यास एक प्रकार का क्या है? जीवा ही है। कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास क्या करता है? वृत्त के आधे आधे भागों में डिवाइड कर देता है। व्यास क्या करता है? वृत्त के आधे आधे भागों में डिवाइड कर देता है। याद रहेगा। साथ ही साथ जो व्यास की लंबाई होती है, त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर व्यास 10 है, व्यास कितना है? 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5। अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम ही क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाप क्या होता है? चाप, चाप को बोलेंगे आर्क, ARC। ये हुआ वृत्त, ये हुआ केंद्र। यहाँ से एक टुकड़ा लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपको आकृति यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, ये लंबाई, ये इसे कोई क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। देखिएगा विद्यार्थी कि जो कोई छात्रा होती है, अपने बाल में इस प्रकार से बाल को ढकने, बाल को मोड़ के रखने के लिए, या बाल उसके बाल इधर उधर न छितराए, इसके लिए अपने कंधे के ऊपर एक लगाती है ना, हेयर बैंड, उसको हिंदी में चाँफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाँप। तो ये जो हेयर बैंड के आकार का हो रहा है ना चाँप, तो ध्यान में रखेंगे कि चाप क्या होता है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के एक भाग को ही क्या कहते हैं? चाँप कहते हैं। देखिए, ये आपका क्या हुआ? चाँप। तो ये और भी याद रखेंगे, ये जो चाँप हुआ, एक और यहाँ से चाँप बना दे रहे हैं। ये जो लंबाई, एक चाँप। जो लाल वाला रंग आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे दीर्घ चाँप। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ चाँप बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? लघु चाँप बोलेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी मेजर आर्क। ठीक है, और इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, तो याद रहेगा कि चाँप क्या हो। तो वृत्त के या दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को ही क्या कहते हैं? चाँप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे चाँप यहाँ AB लिख दिया मैंने संकेत, तो चाँप का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, चाँप का सिंबल ऐसे। ये तो समझ गया।
याद रखेंगे एक और बात, एक और वृत्ति हम बनाते हैं। यहाँ से एक चाप बना दिया इसे, फिर एक यहाँ से चाप ऐसा बना दिए। अगर दोनों चापों की लंबाई बराबर हो जाए, दोनों चाप की लंबाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये जो वृत्त होता है ना वो अर्धवृत्तों में बट जाता है, अर्धवृत्तों में खंडित हो जाता है। याद रखेंगे ये। चलिए तो समझ गए। आगे देखते हैं त्रिज्या खंड। क्या समझते हैं? त्रिज्या खंड, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जैसे ये वृत्त हुआ, ठीक है, ये आपका केंद्र हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये भी क्या हो गया? 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 त्रिज्या ही हो। तो विद्यार्थी ये हुआ आपका त्रिज्या हुआ, ठीक है, यहाँ त्रिज्या हुआ। फिर से ये वृत्त, ये सेंटर या केंद्र, यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या, सब त्रिज्या। तो मैं आपको समझा रहा हूँ त्रिज्या खंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त हुआ, यहाँ सेंटर हुआ, एक त्रिज्या यहाँ और एक त्रिज्या यहाँ। तो इसके बीच वाला जो ये एरिया जो हो रहा है ना, ये एरिया मतलब इन त्रिज्या, इन दो त्रिज्याओं और ये चाप के बीच का जो एरिया हो रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? त्रिज्या खंड। तो किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और उनके बीच के जो क्षेत्र होगा उसी को क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। तो ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त हुआ, फिर से एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, दो त्रिज्या हुआ। तो दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप का, ये चाप हो रहा है ना, तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो एरिया होगा, ये जो क्षेत्र होगा जो रंग दिया मैंने, इसी को क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दो प्रकार के त्रिज्या हो जाएगा। ये इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, और ये जो आपको ये जो बड़ा आकृति जो दिख रहा है, ये जो बड़ा आकृति दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं जी विद्यार्थी? दीर्घ त्रिज्या खंड, और इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। तो ये भी समझ गए आप? त्रिज्या खंड समझ में आया? चलिए आगे देख रहे हैं, वृत्त खंड क्या होता है। जैसे देखिए, ये वृत्त हो गया, ठीक है, और इसे क्या हो गया? जीवा हो गया। तो ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त खंड बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। याद रहेगा। इसमें भी एक ये हो जाएगा लघु और एक हो जाएगा दीर्घ। इसमें आप क्या कह सकते हो वृत्त खंड के बारे में कि जीवा और चाप के बीच के एरिया को ही क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। फिर से ये हो गया आपका चाप और ये हो गया जीवा, तो चाप और जीवा के बीच के एरिया को ही क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। आएगा समझ विद्यार्थी? चलिए, तो आप बोल सकते हो कि जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र या वृत्त क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में वृत्त खंड कहते हैं। याद रखिएगा। एक और बात बता देना, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ये वृत्त खंड को अवधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधा भी कहते हैं। ये समझ गए। अगला है त्रिज्या। त्रिज्या तो मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन जान लीजिए, ये वृत्त और केंद्र से वृत्त तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त में अगर 100 त्रिज्याएँ हैं, 1 लाख हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, जितना भी हैं, अनंत हो सकते हैं त्रिज्याएँ एक वृत्त में, तो सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। इसको आर से दिखाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, ठीक है। जब बहुत सारा रेडियस होगा तो रेडियाई हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। आप बोल सकते हो कि व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। व्यास के आधे भाग को क्या कहेंगे? त्रिज्या। और डी बराबर होता है 2r, तो r बराबर हो जाता है d/2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या हो जाएगा 5, अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास हो जाएगा 6, मतलब ठीक है, व्यास जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा हो जाता है। व्यास भी समझ गए। अब चला समझते हैं परिधि। क्या समझते हैं जी? परिधि क्या होता है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? ठीक है, ये पूरा वृत्त हुआ, तो वृत्त की जो पूरा लंबाई है ना, ये जो पूरा लंबाई है उसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि। जैसे परिधि निकालना होगा तो क्या करो, एक लंबा धागा लो आप, ठीक है, इसे आप मेजर कर लो। क्या कर लो? मेजर कर लो, बोलिए कितना दूरी है इसका, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना भी है, 10 सेंटीमीटर, और इसे क्या करो, एक गोलाकार आकृति बना दो।
जो ये लंबाई होगा ना इस रेखा का, वही क्या होगा, वृत्त की परिधि होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, ये पूरी टोटल लंबाई क्या होगा, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, जहाँ पाई का मतलब 22/7 होता है, आर आर क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, चलिए आगे कुछ स्पेशल परिभाषाएं हैं जिसको समझ लेते हैं। एक केंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय वृत्त, ये क्या होता है, कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल, ये क्या होता है समझते हैं। एक केंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय वृत्त क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे हम पूछे इसमें कितना वृत्त आपको दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि 2 वृत्त दिख रहा है। ठीक से बोलिए कितना वृत्त दिख रहा है, बोलिएगा 2 वृत्त दिख रहा है यहाँ से यहाँ। बोलेंगे छोटे वृत्त का केंद्र क्या है, तो यही है, और इस बड़े वृत्त का भी केंद्र क्या है, यही है। तो आप कह सकते हो कि एक केंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय वृत्त वह वृत्त होता है जिसमें दोनों की केंद्र क्या हो, सेम हो। माने बोल सकते हो कि वैसा वृत्त जिसमें दोनों का केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसे आप क्या बोलते हो, एक केंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखोगे तो इसका भी केंद्र वही है और इसका भी केंद्र वही है। तो अब वो कहोगे कि वे वृत्त जिनके केंद्र एक ही बिंदु हो तथा त्रिज्याएं अलग अलग हो। हाँ, ध्यान में रखेंगे, ये तो मैं भूल ही गया था आपको बताना कि त्रिज्याएं दोनों का क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे केंद्रीय या सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसे सकेंद्रीय वृत्त या केंद्रीय वृत्त बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक देखो, एक आकृति देखो। इस आकृति में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक त्रिभुज है। एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, दिख रहा है आपको। तीनों शीर्ष क्या है, एक वृत्त पर है। तीनों शीर्ष क्या है, एक वृत्त पर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग परिवृत्त। क्या बोलते हैं जी, परिवृत्त, त्रिभुज का परिवृत्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं जी, सरकम सर्कल। यानी कह सकते हो इस प्रकार का आकृति आपको कहीं दिखाई देगा तो समझिएगा कि ये क्या है, परिवृत्त है। क्या है, परिवृत्त। डिफिनीशन क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती हो, त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। याद रहेगा। चलिए, अब परिवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ये मान लो ये केंद्र हुआ, जैसे ये आकृति पे नया बना दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक केंद्र तो होगा ही, इसके केंद्र को ही हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज का परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ये आकृति देखो आप, इसमें आप देख रहे हो एक वृत्त है, वो त्रिभुज के अंदर है। इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं जी, इन सर्कल। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतवृत्त। क्या बोलते हैं जी, अंतवृत्त। क्या होता है, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हो। देख लो, ये भी भुजा को स्पर्श कर रहा है, ये भी भुजा को स्पर्श कर रहा है, ये भी भुजा को स्पर्श कर रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, अंतवृत्त बोलेंगे। ठीक है, ये भी आप समझ गए। एक और बात समझ लीजिए, एक रेखा मैं ले रहा हूँ, ये AB, इसके बाहर एक बिंदु लिया मैंने C यहाँ, और इससे एक आकृति बना दी इसे। तो यहाँ एक कोण में जब कोण बन रहा है, इसको मान लो थीटा से दिखा रहे हैं, कोण को थीटा से दिखाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि बिंदु C पर ठीक है, रेखा AB द्वारा एक कोण अंतरित किया गया है, एक कोण बनाया गया है। ठीक है, अगर इसी तरह एक वृत्त में हो, इस तरह से एक वृत्त में भी तो हो सकता है ना, एक वृत्त के अंदर भी तो ऐसा बना जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीवा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीवा। और इन दोनों की लंबाई अगर क्या हो, सेम हो, तो ये जो कोण बनेगा
यहाँ एक क्या बनेगा जी, एक कोण बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि एक जीवा के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, कोण अंतरित किया गया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इसमें पढ़े हैं एनसीईआरटी में 1.1 से लेकर 1.10 तक है, जो मैं इसे बारी बारी से सिखाएंगे या पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे एक और चीज़ समझ लीजिए, इलास्टी है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, देखो पहले इस आकृति को आप देखो, इस तरह से बनाइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आयत, या आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे करके, ऐसे पहले वृत्त ही बना लेना, तब ही खींचना। इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक आयत के चारों तरफ क्या है, एक वृत्त है ना। तो आप बोल सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर हो उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं जी, चक्रीय चतुर्भुज। ये जो आपको दिख रहा है कौन चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। मेन बात क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में यह कोण और ये कोण, इस आमने सामने का कोण हो रहा है। तो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180। इसके कोण और इसके कोण का योग कितना होगा, 180। तो आप याद रखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद रहेगा, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा, 180। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आएगा। कोई समस्या होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।